बच्चों, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 को। और बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा मेरी एक बात सुन लो। यदि बच्चों तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो और चैनल अच्छा लगता है तो तुम सब्सक्राइब करके ही पढ़ो प्लीज। और इसके साथ ही बच्चों तुम वीडियो को शेयर करना। 9th के बहुत कम वीडियो है हमारे चैनल में, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे यदि हम लोग से जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो क्लास 9th की बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर 1 देख सकते हो, यह है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो तुम आसपास थोड़ी चीजों को देखो, क्या क्या यहां पर चीजें हैं। जैसे फैन है, यहाँ फैन है, साथ ही साथ पेन है, साथ ही साथ बोर्ड है, साथ ही साथ पर्दा है, साथ ही साथ क्या है, दरवाजा है, साथ ही साथ हवा है यहाँ पर। तो बच्चों, हमारे आसपास यही तो चीजें हैं, तो क्या इन्हें ही हम पदार्थ बोल रहे हैं? बिल्कुल, इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? पदार्थ बोल रहे हैं। मेरे पास बल्ब भी है, तो बल्ब क्या पदार्थ है बच्चों? हाँ, बिल्कुल पदार्थ है। तो आखिर सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में आता है कि इन चीजों को यदि हम लोग पदार्थ कह रहे हैं तो पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो पदार्थ की परिभाषा देख सकते हो बच्चों, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। एकदम याद कर लो, वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो क्या हम अपने शरीर को पदार्थ मान सकते हैं? बिल्कुल। क्या इस कपड़े को पदार्थ मान सकते हैं? बिल्कुल। तो अब मैं यहां से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसे चीजों के नाम बताओ, ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो पदार्थ नहीं है। पदार्थ तो तुमने बहुत चीज बोल दिया, जो चीज तुम देख रहे हो उसे ही पदार्थ बोल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ जो कि पदार्थ नहीं है। तुम्हें यहां पर कुछ पदार्थ नहीं दिख रहा है, अपने अगल बगल पदार्थ नहीं दिख रहा है, अपने घर के आजू बाजू पदार्थ नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ नाम बताओ। है कुछ नाम ऐसा? तो लगभग सभी चीजें जिनको तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? पदार्थ कह रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सीखना बच्चों, इसके परिभाषा को, ये परिभाषा में यह जोड़ देना है कि जिनका क्या होगा? द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरती है। ये दो बात तुमको यहां पर क्या करना है? याद रखना है कि जिसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा और जो क्या होगा? स्थान घेरती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ। तो अब मैं एक चीज तुम्हें पूछ रहा हूं और तुम्हें बताना क्या वह पदार्थ है या नहीं है। बल्ब क्या है बच्चों? बल्ब पदार्थ है, लेकिन बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है, क्या वह पदार्थ है? क्या वह पार्टिकल है, मैटर है? क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर? तो बच्चों, इस पे बहुत सारा क्या है बताओ, इसमें बहुत सारा थियरीज है। कुछ लोग प्रकाश जो आ रहा है हमारे पास, उसको बोलते हैं तरंग है, वेव है। और कुछ थियरी बोलता है कि यह क्या है? पार्टिकल, यानी कि पदार्थ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोगों को इसमें उलझना नहीं है। और प्रकाश के बारे में हम लोगों को क्या समझना है? हम लोग को सीधा समझना है कि भाई ये क्या है? तरंग है। ठीक है, अब चलो, अब इसके बारे में और डिस्कशन तो आगे क्लासेस में करोगे प्रकाश के बारे में। लेकिन यदि हवा के बारे में बात करें तो हवा बच्चों, हवा देख रहे हो, जहां भी हवा रहेगा वह क्या करेगा? वह अपना स्थान को घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान भी होगा। इस कारण से हवा को तो तुम क्या मान सकते हो? पदार्थ ही मान सकते हो। ठीक है, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। और इसी के बारे में इस चैप्टर में बहुत विस्तृत से हम लोगों को पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि पदार्थ के बारे में काफी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा छोटा बात दिया है जिसको दिमाग में भर के रखना है। सबसे पहला बोलता है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ दिख रहा है तुम्हें, जो भी चीज यहां दिख रहा है, बोला जा रहा है कि वो बहुत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। अब वे कितने सूक्ष्म कण हैं, उसमें कितना छोटा कण है, इसको देखने के लिए कई प्रयोग भी यहां पर बताए गए हैं। तो यहां देख सकते हो
कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, कितना छोटा कण से मिलकर पदार्थ बना होता है। इसको दिखाने के लिए यहां पर देख सकते हो एक प्रयोग किया गया है। यहां देखो 100 ml पानी लिया गया है और इस 100 ml पानी में थोड़ा सा क्या दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया गया है। पानी लो, उसमें थोड़ा सा क्या कर दो, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। अब उस पानी में से उसको पूरा घोल लो तो इस तरीके का पूरा डीप कलर टाइप मिलेगा। अब इसमें से कुछ पानी लो और फिर से साफ पानी में इसको डाल देना है। फिर से इसमें से कुछ पानी लेना है, फिर साफ पानी में डालना है, फिर इसमें से कुछ लेना है, फिर साफ पानी में डालना है। फिर भी देखोगे कुछ न कुछ यहां पर अंश रह ही जा रहा है। तो यह बता रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट देखो कितना छोटा सा इस तरीके से है, टुकड़ा है, और वह कितने छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है उसका अनुमान लगा सकते हो कि सब तरफ ये क्या होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। यहां देखो मेरे पास एक गिलास पानी है, साफ पानी है, इसमें से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट निकाला, इसमें डाल दिया तो देखोगे इसको भी हल्का हल्का ये क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो यह बता रहा है कि आखिर कितने छोटे कणों से ये मिलके बना है। नहीं समझ में आया तो और उदाहरण देता हूं। तुम डेटॉल जानते हो बच्चों, डेटॉल को यहां इस तरीके से पानी में रखा जाए और थोड़ा सा एक बूंद डेटॉल डाल दिया जाए और पूरा पानी को मिला दो तो पूरा पानी तो उसमें गंध आ जाएगा, ये तो तुम्हें पता है। अब वो जो पानी एक गिलास बना तुम्हारा, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के फिर एक बाल्टी पानी में डाल दो, देखोगे वो जो एक बाल्टी पानी है वह भी हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का, लेकिन गंध उसमें आना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो जो डेटॉल है कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो मैं तो तुम्हें बच्चों की तरह समझा रहा हूं, लेकिन ये समझ लो सिंपल सा बात है कि जो भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, तुमसे पूछा जाएगा पदार्थ के कणों की विशेषताओं को लिखें। तो सबसे पहली विशेषता लिखोगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये लिखना है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान रहता है। पदार्थ के कण जो है वह क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वो मैं बता रहा हूं, पहले यहां देख लो तुम, जैसे कि ये पदार्थ के कण है तो बोल रहा है कि ये जो है इसके बीच में कुछ कुछ खाली स्थान रहता है। दूसरा, इसके कण देख रहे हो गतिशील रहते हैं। और तीसरा, इसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से समझो, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था में पढ़ा रहा हूं यहां, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। तो देखो बच्चों, जो ठोस होता है वह कण से मिलके बना है, पदार्थ कण से मिलके बना है। तो ठोस भी किससे मिलके बना है, ठोस भी छोटे छोटे कण से मिलके बना है। द्रव भी छोटे छोटे कण से मिलके बना है, और गैस भी छोटे छोटे कण से मिलके बना है। तो इनका जो कण है इसके बीच में दूरी, सबसे ज्यादा दूरी किसके बीच में रहेगा, गैस में। देखो गैस के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान है, द्रव में खाली स्थान कम है, और जो ठोस है उसमें बहुत कम खाली स्थान है। समझ में आ गया। दूसरा देखो, गैस के जो कण हैं, पार्टिकल जिसको बोल रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। द्रव में थोड़ा कम भागते हैं, और ठोस में बहुत कम उसके जो पार्टिकल है, कण है, वो इधर उधर होते हैं। तीसरा, इसके कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो गैस में ये जो कण होता है बहुत कम आकर्षित करता है, द्रव में थोड़ा ज्यादा आकर्षित करता है, और ठोस के जो कण है वो बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो यहां इस चित्र को देखकर जो मैंने पहली बात बताई थी तुम्हें कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कण से बने होते हैं, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, और पदार्थों की प्रकृति भी समझ में आ गई होगी। पदार्थों की प्रकृति समझ गए कि पदार्थ का, देखो यहां पर कणों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला समझ गया, जल्दी बताओ, समझा तो बताओ क्या आंसर है इसका। यस, इनके कण के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। दूसरा, निरंतर गतिशील होंगे। तीसरा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
तो बच्चों जो मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इसी पर ये सारा चैप्टर आधारित है। ज़्यादा कुछ इधर उधर कर नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी बातें पढ़नी है, लगभग यही सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो पहला हम लोग देखेंगे कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर जल है और जल में थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे। ठीक है, जल हम लोगों ने जो लिया उसका क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेवल लगा देंगे और इस लेवल में हल्का सा नमक डाल देंगे। तो देखोगे कि ये जल का लेवल ऊपर नहीं जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो जल है उसमें 2 किलो नमक या चीनी नहीं डालना, थोड़ा सा नमक डालना है। ऐसा नहीं कि तुम आधा किलो नमक डाल दो तो ये तो ऊपर आ ही जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। बोला जा रहा है जल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला जा रहा है। ठीक है, तो देखोगे कि जब इसमें नमक डाला जाएगा तो जल का ऊपर स्तर नहीं बढ़ता है, जल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ता है। तो यहां से एक प्रश्न तुमसे पूछा जाता है कि जल में यदि हम लोग नमक डालते हैं तो उसका स्तर बढ़ता क्यों नहीं है। देखो जल में यदि नमक डाला तो ये ऊपर होना चाहिए था क्योंकि कुछ डाला है इसमें, लेकिन इसका ऊपर स्तर जो है ऊपर नहीं होता। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर में तुमको लिखना है कि जल के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जो जल के कण है इसके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसमें नमक के कण क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। मतलब जो नमक का कण हम लोगों ने डाला वह क्या हो जाएगा, उसी में घुल मिल जाता है। मतलब इसका जो खाली स्थान है उसी के बीच बीच में ये क्या हो जाता है, आ जाता है। देखो यहाँ पर नमक के कण आ गए। इस तरीके से तुमको क्या कर देना है, उत्तर लिख देना है और यहाँ पर क्या कर देना है बच्चों, यहाँ पर चित्र को बना देना है। तो यहाँ देखोगे यहाँ पर नमक के कण तुमको साफ साफ दिख रहे होंगे। ठीक है, ये है नमक के कण और ये क्या है, जल के कण। यहाँ देख लो, तो जल के कणों के बीच में नमक के कण क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इस कारण से जल का स्तर ऊपर नहीं बढ़ता है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका मतलब कि जल के बीच में जरूर कुछ खाली स्थान होगा, तभी तो उसमें घुस गया। अब मान लो यहाँ पूरा लोगों से ये रूम भरा हुआ है, 100 लोग इसमें भरे हुए हैं, थोड़ा भी जगह नहीं है, तो क्या एक और आदमी घुस सकता है इसके अंदर? नहीं घुस सकता है। क्यों नहीं घुस सकता है? क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान नहीं है। लेकिन यदि एक आदमी और घुस जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि वहां खाली स्थान है। 5 आदमी और घुस जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अभी खाली स्थान वहां पर है। ठीक इसी तरीके से यदि जल के अणुओं के बीच में नमक प्रवेश कर जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में खाली स्थान है। समझ गए? बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया तुम्हें। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तुम तुरंत भूल जाते हो क्या? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह पढ़ रहे थे हम लोग। देखो यहाँ, तो यहाँ देख सकते हो नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आएगा। और साथ ही यह भी क्वेश्चन आएगा कि जल का स्तर क्यों नहीं बढ़ता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये वाला तुमको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो समझना ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। क्यों? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होता है, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा, गतिज करने के लिए जो ऊर्जा है उसमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। उसके गति के कारण कोई ऊर्जा उसमें होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तापमान बढ़ने पे कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब ये सब पॉइंट है ना, इसको एकदम बहुत अच्छे से तुमको समझना होगा क्योंकि इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो यहाँ सबसे पहला तो बात कर लो कि पदार्थ के कण गतिशील क्यों होते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस तुमको मैं बताते चल जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव भी ये आ सकता है, पूछेगा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं क्यों। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा कुछ और, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तुमको देना होगा गतिज ऊर्जा के कारण।
एक और ऑब्जेक्टिव यहां पूछ सकता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि तापमान बढ़ाने पे पदार्थों के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, बढ़ती घटती दोनों है, कुछ नहीं होता है। तो क्या उत्तर होगा? यस, कि यदि हम लोग पदार्थ में हीट देंगे या क्या करेंगे, उसमें ऊष्मा देंगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर मान लो, यहां पर देखो, यहां पर ये है तुम्हारा ठोस, तो ये मान लो कि बर्फ है। क्या है बच्चों? बर्फ। तो बर्फ में यदि तुम हीट दोगे, गर्मी दोगे नीचे से, तो तुम बताओ कि क्या होगा। ये सब अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब अपने जीवन की बात को थोड़ा समझो, अपने आम जीवन में प्रवेश कर जाओ, घुस जाओ और वहां देखो कि ओ यहां से चीजों को पढ़ना होता है। अरे बुक में बेकार पढ़ रहा था, ये तो घर में चीजें रखी गई हैं, उससे हमको पढ़ना है। तो बताओ जरा सा कि बर्फ तुम लाओ, फ्रिज से जाओ जल्दी से बर्फ लाओ, बर्फ लाओगे तो बर्फ क्या होगा? ठीक है, गर्मी, रूम के टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि बर्फ में गर्मी आया, हीट आया, तो क्या हुआ? पिघलना शुरू हो गया। तो तुम बताओ कि उसका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है या घट रहा है? गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ा या घटा? यस, उसका गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसका गति ऊर्जा बढ़ेगा, इसके पदार्थ के कण क्या होंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? बोलो, पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, या फिर इस तरीके से कहेंगे कि इनके कणों में क्या होता चला जाएगा? बोलो, गति होता चला जाएगा। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें? हम लोग पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और उनको यदि ऊष्मा दिया जाए तो उनका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और वो तेज गति से चलना शुरू करेंगे। यानी कि जब बर्फ में हम लोगों ने तापमान इसका बढ़ाया, देखो ऊष्मा देंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा, ये बात याद रखना। जब इसका ऊष्मा देंगे तो क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे ये कण दूर दूर होते जाएंगे और फिर द्रव में बदल जाएंगे। तो ये द्रव क्या हो गया बच्चों? पानी हो गया। द्रव क्या हो गया? पानी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पानी को फिर से हम लोग उसमें ऊष्मा देंगे। यहां ये गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो पानी में फिर से ऊष्मा देंगे तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और जैसे ही इसके कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी तो ये किस चीज में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा, यानी वाष्प में। ठीक है बच्चों, ये किस चीज में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। अरे इसको नहीं हीट करना, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये किस चीज में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो ठोस से द्रव और द्रव से जब गैस में ये बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है? इसमें हीट दिया जा रहा है बच्चों। क्या दिया जा रहा है? हीट दिया जा रहा है, गर्मी दिया जा रहा है, जिससे इसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के कारण इसका जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण जो है वह भागना शुरू करेगा, वह क्या होगा? गतिशील होना शुरू करेगा, जिससे वह ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में, और द्रव से किस में बदल जाएगा? गैस में। क्योंकि ठोस में कण एकदम पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए ये सारा चीज हो रहा है। तो देखा तुमने, यहां पर ठोस भी पढ़ लिया, द्रव भी पढ़ लिया, गैस भी पढ़ लिया, कितनी सारी चीजें मैंने बताई और कितने सारे क्वेश्चंस मैं यहां तुम्हें बता रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखते जाओ, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सीखते जाओ। तो यहां आप तीसरी विशेषता को देखते हैं। तो यहां देख सकते हो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहां पर जैसा तुम देख सकते हो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो ठोस में जो कणों के बीच का आकर्षण क्या है? सबसे ज्यादा होगा। गैस में कणों के बीच का आकर्षण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, द्रव में और गैस में क्या होगा? कणों के बीच का आकर्षण क्या होगा? सबसे कम होगा। तो ठोस में कणों के बीच का आकर्षण क्या है? ज्यादा है। द्रव में कणों के बीच का आकर्षण थोड़ा कम है, और गैस में क्या है? बहुत कम है इसके कणों के बीच का आकर्षण। जैसे ये देख सकते हो, ये गैस है, तो इसके देख सकते हो मैं कैसे आर पार हाथ को कर ले रहा हूं।
लेकिन ये ठोस है, तो क्या मैं हाथ को आर पार कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके कणों के बीच का आकर्षण क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन गैस में देख सकते हो यहाँ कणों के बीच का क्या है? आकर्षण बहुत कम है। मैं आसानी से हाथ को इस तरीके से घुमा सक रहा हूं। अब यही पानी रहता तो पानी में भी मैं आसानी से कर सकता था, थोड़ा मेहनत करना पड़ता। तो तुम ऐसा सोचो कि किसमें कणों के बीच का जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा होगा, तो बहुत आसानी से तुम समझ पाओगे कि जो ठोस होते हैं उसमें कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इसे आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य क्या है? अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होगा। जैसे मैंने बताया, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में होगा, और उससे कम क्या होगा? द्रव में, और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की बच्चों 5 अवस्थाएं हम लोगों को पढ़ना रहता है, लेकिन क्लास 9th में हम लोगों को या फिर क्लास 11th में भी 3 मुख्य पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो 5 अवस्थाएं बोली जाती है, लेकिन 3 के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। ये 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें 3 हम लोगों को पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। तो अभी से मैं क्या कर रहा था? अभी तक मैं बस बैठा हुआ था क्या? अरे अभी तक तो मैं वही तो पढ़ा रहा था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही तो पढ़ा रहा था। और कितनी बातें मैंने तुम्हें सिखा दी। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा क्वेश्चन आ सकता है? ठोस के गुणों को लिखिए, द्रव के गुणों को लिखिए, गैस के गुणों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस में अंतर करिए। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ठोस में, द्रव में और गैस में क्या करिए? अंतर करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कणों के लेवल पर तो मैंने बता दिया ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। ठोस के कणों के बीच में मैं आगे बता रहा हूं, पहले यहां देखो जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर पीछे चलते हैं। देखो यहां मैंने जो पढ़ा दिया तुम्हें ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, ये यहीं से मैं थोड़ा बता रहा हूं। उसके बाद आगे हम लोग अब चलेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस का उदाहरण मैंने बताया था, पानी हो गया, बर्फ हो गया, पानी हो गया और वाष्प हो गया। तो मैं अब पूछते जाऊंगा, तुम बताते जाना ठोस, द्रव और गैस में कुछ अंतर। तो देखना यहां पहला क्या हो गया? जो ठोस होते हैं उसके कण पास पास होते हैं। जो द्रव होते हैं ठोस के अपेक्षा उसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं उसके कण काफी दूर दूर होते हैं। हो गया पहला अंतर। दूसरा, जो ठोस के कण होते हैं तो पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो यदि नहीं समझ में आएगा। या फिर बोलोगे कि इनके बीच में, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम पाया जाता है, इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। बड़ा सुंदर सा बना के लिखना एग्जाम में। अब चलो दूसरा अंतर है ना, बहुत आसान। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि इनके कणों के बीच में अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। अंतर आणविक बल क्या हो गया? मतलब कणों के बीच में जो बल होता है वह ज्यादा होता है। इसमें कुछ कम होता है और इसमें क्या होता है? सबसे कम होता है। दूसरा अंतर हो गया अंतर आणविक बल। पहला क्या हो गया? रिक्त स्थान। दूसरा क्या हो गया? अंतर आणविक बल। इसको हिंदी में बड़ा अच्छा से तुम देख लेना, स्पेलिंग देख लेना हिंदी में। और तीसरा क्या हो गया? बोलो तीसरा क्या हो गया? कणों की गति। कणों की क्या हो गई? गति। तो यहां देख सकते हो इसमें कणों का जो गति है यानी कि गतिज ऊर्जा है, इसके कणों का गति क्या होगा? सबसे कम होगा। इसमें कणों का गति थोड़ा ज्यादा होगा और इसमें कणों का गति क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। 3 अंतर हो गया, यानी कि इसमें गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा और इसमें काफी ज्यादा है। 3 अंतर तो ऐसे ही हो गया। अब चौथा अंतर जो है वो क्या होगा? सबसे मेन अंतर क्या है? तो बच्चों यहां देखना है कि जो ठोस होता है उसमें 2 चीज हम लोगों को पढ़ना है। पहला होता है आकृति, आकार तथा आयतन।
तो आकार के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस का एक क्या होता है, निश्चित आकार होता है। बोलो क्या होता है, निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार होता है। द्रव क्या होता है कि जिस चीज में डाल दिया जाए उसका आकार ले लेता है, और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। सबसे पहले आकार से समझो। ये देखो, ये है ठोस तुम्हारा, तो ठोस को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, जैसा है इसका आकार क्या है, निश्चित ही है। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी देखोगे तो ऐसा ही रहेगा। मतलब इसका आकार क्या है बच्चों, निश्चित है। आकार मतलब समझ रहे हो, आकार ये जो दिख रहा है ऐसा डिजाइन, इसका यही आकार है। अपने हाथ का आकार देखो, इस तरीके का आकार हो गया। तो यह है बच्चों आकार। तो जितने ठोस पदार्थ तुम देखते हो उसका आकार नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन गैस का कोई आकार बच्चों नहीं होता है। यहां पर जो गैस है इसका कोई आकार नहीं है। ये क्या है, घूम रहा है इधर उधर, इसका कोई आकार, फिक्स आकार नहीं है। तो ये अंतर हो गया। द्रव में, द्रव जैसे 1 गिलास पानी लिया तुमने, 1 गिलास एकदम फिक्स, 500 ml पानी अटता है। 500 ml क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। 1 गिलास में 500 ml पानी अटता है। तो ग्लास जो है बच्चों, अभी पानी का आकार कैसा है, ग्लास के जैसा है। अब उसी 500 ml पानी को तुम कप में डाल दो, एकदम पूरा भर दो, तो अब उसका आकार कैसा हो गया, कप के जैसा हो गया। अब कप के पानी को थाली में डाल दो और इस तरीके से हो गया, तो अब आकार कैसा हो, उसका थाली के जैसा हो गया। तो इस तरीके से उसका आकार क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। जिस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन के जैसा उसका क्या हो रहा है, आकार होते चला जा रहा है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है यानी कि द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। समझ गए अंतर, देखो क्या समझा तुमने। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव जिस चीज में डाल दिया जाए वैसा आकार हो जाएगा। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। समझ गए। अब आयतन होगा, दूसरा क्या होता है, अंतर में आयतन लिखना होता है। जो ठोस का आयतन है, आयतन का मतलब क्या हो गया, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज कितना जगह घेरती है उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे मैंने इतना जगह को घेर रखा है तो मेरा ये आयतन है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स से, गणित से। इसका आयतन, इसने इतना जगह घेर रखा है तो इसका ये आयतन हो गया। इस तरीके से जितने भी ठोस होते हैं उसका तो आकार निश्चित होता है, इसलिए उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित ही होगा। उसका आयतन भी निश्चित होगा। लेकिन द्रव, हाँ ठीक है, और द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित ही होता है। जैसे 500 ml जो है वह उसका आयतन हो गया, तो 500 ml को हम लोगों ने ग्लास में रखा तब भी 500 ml ही है। उसको हम लोग थाली में, हम लोगों ने थाली में रखा तब भी वो 500 ml ही है। और जब उसको हम लोग एक कप में रखेंगे तब भी वो 500 ml ही है। इसका मतलब उसका जो आयतन है वह आयतन निश्चित है, वो जगह उतना ही घेर रहा है। अब उसको छोटा सा, इतना छोटा डब्बा में रखेंगे तो क्या उसमें आ जाएगा, नहीं आएगा, वो बाहर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि उतना आयतन उसमें समाहित नहीं हो सकता। छोटे से डब्बे में उतना पानी नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि द्रव का आयतन क्या होगा, आयतन होगा निश्चित। ठीक है, निश्चित, ये क्या निश्चित लिख दिया था मैंने, निश्चित होगा। और आकार क्या होगा, जिस चीज में डाला जाए वैसा आकार होगा। लेकिन गैस में ना आकार ही निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। गैस को लेकर एक लीटर का डब्बा में भर दो तो उसमें फैल जाएगा। अब 1 लीटर डब्बा में जो गैस फैला हुआ है उस गैस को 2 लीटर डब्बा में डाल दो तो उसमें फैल जाएगा। अब उसको 3 लीटर डब्बा में डाल दो तो उसमें उतना आयतन घेर लेगा। ठीक है, यानी कि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये था ठोस, द्रव और गैस में अंतर। बहुत आसान है। तो यदि इसको लिखना चाहो तो 5 अंतर तुम्हारा आसानी से तुम लिख सकते हो। तो अब ये तो मैंने अंतर बता दिया बच्चों। अब यही अंतर को हम लोग एक एक के बारे में बोलेंगे तो यही क्या हो गया, उसका गुण हो गया। ठोस के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, 5 बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ठोस का आकार
निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। हो गया ना 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता है। ठोस में अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। ठोस के कण कम गतिशील होते हैं। हो गया, बात खत्म। 5 पॉइंट बन गया। क्या द्रव और गैस के बारे में भी तुम 5-5 बातें बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो बच्चे अपने कॉपी में लिख लेना 5-5 बातें इनके बारे में। ठीक है, तो यही हो गए पदार्थ की अवस्थाएं। 3 अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस को। तो किसी पदार्थ के अवस्थाओं का बनना, तो यहां पर अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे मैंने बताया, यह जो है सो बर्फ है वह ठोस हो गया। बर्फ में जब हम लोगों ने गर्मी दिया तो द्रव हो गया, और इसमें गर्मी दिया तो वाष्प बन गया। हो गया ना आसान। तो सब चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि तुमने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से देख सकते हो। यहाँ ठोस का आकार निश्चित होता है, वह आकृति बनाए रखते हैं। द्रव जिस चीज में डालते हैं उसका आकृति ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठोस दृढ़ होते हैं। द्रव आयतन में बोलेंगे, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन नहीं निश्चित होता है। बाकी तीनों चीज को यहाँ पर जो मैंने बताया वो तुम लिख सकते हो। अब देखो ठोस के गुणधर्म जो मैंने बताए, द्रव के गुणधर्म बताए और गैस के गुणधर्म बताए, ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह बच्चों डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है। अरे मुझे गंध आ रहा है कि मेरे घर में किचन में कुछ खाना बन रहा है। अरे क्या बन रहा है? कुछ मुझे पता चल रहा है कि कुछ बन रहा है। ओ आहा, बहुत भूख लग जा रही है। ऐसा कभी तुमने अनुभव किया है? जरूर अनुभव किया है। तो तुम तो बैठे हो अपने रूम में, पढ़ाई स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ सोच रहे हो इधर उधर का बात, और किचन में क्या बन रहा है उस पर दिमाग गया, अरे क्या बन रहा है। तो कैसे पता किया तुमने? कैसे पता चला कि किचन में कुछ बन रहा है, कुछ अच्छा बन रहा है, और क्या बन रहा है वो भी तुम्हें पता चल गया। वाह क्या बात है। पढ़ाई कर रहे हो, क्या बन रहा है, किचन में ध्यान है, अच्छा कोई बात नहीं। तो आखिर ये कैसे पता चला बच्चों? तो ये पता चला विसरण के कारण। किसके कारण पता चला? विसरण के कारण। जो किचन में खाना बन रहा है बच्चों, उसका जो गंध है वह गंध हवा के द्वारा हमारी नाकों तक पहुंच गया। मतलब विसरण के द्वारा हमारी नाकों तक पहुंच गया, और इस तरीके से हमने उस गंध को सूंघ लिया और हमें पता चल गया, ओ आज ये चीज बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसी को बोलते हैं बच्चों विसरण। लेकिन ऐसा एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो किसी पदार्थ का क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उसका मूवमेंट होता है, उसका गमन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विसरण बोलते हैं। जैसे कि यदि मैं यहां पर एक अगरबत्ती जला देता हूं, यहां जल गया अगरबत्ती, तो यहां अगरबत्ती में जो धुआं है, इसका जो धुआं है, इसका यहां पर सांद्रण क्या है? ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा है यहां पर, ये समझ लो। तुमको ये नहीं समझ आया, कंसंट्रेशन नहीं समझ में आ रहा, तो ये समझ लो यहां ज्यादा है और उधर क्या है? कम है। तो ज्यादा से ये कम की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, तब तक जाएगा जब पूरा बराबर नहीं फैल जाएगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विसरण कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही क्या है? विसरण है। या इस तरीके से कहेंगे, पदार्थों का ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गमन ही क्या है? विसरण है। ज्यादा सांद्रता से किधर जा रहा है? कम सांद्रता की ओर जा रहे से हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण कहेंगे। तो तुम देख सकते हो यहां पर एक गैस इसमें भरा है, उजला उजला इसको कलर से दिखाया गया है, एक गैस भरा है लाल लाल कलर से दिखाया गया है। तो यहां पर देखोगे कि लाल वाला इधर आ रहा है और उजला वाला इधर आ रहा है, मतलब एक दूसरे से ये क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। हालांकि यहां पर सांद्रण क्या है बच्चों? बराबर है। लेकिन यहां देखोगे, अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। तो यहां ये पानी है बच्चों, पानी में यहां थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है। तो देखोगे यहां पोटेशियम परमैंगनेट यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है। और पानी में दूसरे तरफ ये क्या है? कम है।
तो ये क्या करेगा, अब घुलना शुरू करेगा और घुल कर देखो ये क्या हो गया, पूरे में अब फैलता गया और पूरा क्या हो गया, बराबर जब तक नहीं फैल जाएगा, यानी चारों तरफ ये बराबर फैल गया, इसका सांद्रण चारों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे विसरण बच्चों। तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पर एक और उदाहरण देख सकते हो, वही उदाहरण है, यहां देखना कि पानी लिया और ब्लू इंक डाल दिया, तो देखो यहां पर ब्लू इंक क्या है, सबसे ज्यादा है। अब ये ब्लू इंक यहां ज्यादा है और इधर क्या है, कम है, तो ब्लू इंक का फैलना शुरू करेगा और देखो ब्लू इंक धीरे धीरे फैल रहा है और पूरे पूरे कंटेनर को क्या कर देगा, वो पूरा घुल मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो और समझ लो, एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो और उसको घुमाओ, तो देखोगे चीनी ऊपर नीचे पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरा घुलाओगे तब। तो इस प्रकार से जो चीनी है पूरा घुल मिल जाएगा और पूरा वो शरबत का रूप ले लेगा, मतलब वहां सांद्रण सब तरफ चीनी का क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। तो इस तरीके से गैसों में विसरण होता है, द्रवों में विसरण होता है, यही सब हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो यहां पर ये हो गया द्रव, और द्रव में ठोस का विसरण हो गया, ये देखो यह हो गया द्रव, और द्रव में द्रव का मिश्रण हो गया। तो क्या द्रव में गैस का भी विसरण होता है, ठीक है। तो देखो पानी है बच्चों, पानी में क्या ऑक्सीजन घुल सकता है, बिल्कुल घुल सकता है। तो जो जलीय जंतु होते हैं वे ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करते हैं, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ध्यान से सुनो, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है, यानी जल हो गया द्रव और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस। तो द्रव में गैस का विसरण का उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तो बोलना कि जल में ऑक्सीजन घुला रहता है, यही है इसका उदाहरण। तो उदाहरण कभी भी पूछा जा सकता है, तो तुम इसके उत्तर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव में ठोस का विसरण का उदाहरण दीजिए, तो एकदम दिमाग मत लगाना, लिख देना पानी में चीनी, पानी में नमक, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट, हो गया। दूसरा, द्रव में द्रव का विसरण, तो पानी में इंक, पानी में डेटॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरा मैंने बता दिया कि द्रव में गैस का विसरण, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलीय जीव ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, तो उत्तर देना जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। चलो नया, गैसों में विसरण तो मैंने पढ़ा ही दिया। गैसों में संपीड़ितता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है, और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफी होता है, जिसके कारण कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण, नहीं, यहाँ कणों के बीच का आकर्षण बल काफी कम होगा, अधिक नहीं होगा, ये थोड़ा मिस्टेक मैंने पढ़ दिया कि गैस में कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है, कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, अभी पढ़ा है ना। और कणों का गति क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो मैं पढ़ाते आ रहा हूं ऊपर से, उसको तुम याद कर लो, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला भूल गए अब नया चीज, इधर भी भूल गए अब नया चीज। ये क्या होता है, पढ़ाई का मतलब है जो भी पढ़ा उसको पहले याद कर लो, दिमाग में अंदर तक उसको बैठा लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, और ये क्या है बच्चों, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। तो भाई ये तो बड़ा टफ टॉपिक है ना। अरे क्या टफ है यार, शुरू में ही तो मैंने बता दिया ये किस तरीके से जो बर्फ है उससे पानी बदलते हैं और पानी से उसको गैस में बदल देते हैं, यानी वाष्प में बदल देते हैं। तो वही तो है पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन, कोई भूतहा चीज थोड़ी है। वही है सिंपल सा कि एक पदार्थ है, उसका एक स्वरूप है, यानी कि यदि वो ठोस है तो उसको द्रव में बदल दो, द्रव से उसको गैस में बदल दो। तो यही तो है अवस्था परिवर्तन, कोई भारी चीज थोड़े ना है। लेकिन इससे एग्जाम में बहुत जरूरी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से तुम्हें इसको समझना चाहिए। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन
तो पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन, जैसे देख सकते हो ये ठोस है, इससे द्रव, और द्रव से क्या में बदल दिया, गैस में बदल दिया, हो गया अवस्था में परिवर्तन। तो ठोस को द्रव में बदल दिया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। द्रव को गैस में बदल दिया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। गैस को द्रव में बदल दिया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। द्रव को ठोस में बदल दिया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो क्या ये संभव है? यस, ये संभव है। यही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं अवस्था में परिवर्तन? तो दो तरीका से अवस्था में परिवर्तन करना है, यही तुमको सीखना है। पहला है तापमान को बढ़ा के या घटा के, और दूसरा है दाब को बढ़ा के या घटा के। तो तापमान बढ़ाओगे या घटाओगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, और दाब क्या होता है वह भी मैं बताऊंगा, उसको बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया कि क्या करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन होगा। अब समझना ये है कि अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, अवस्था में परिवर्तन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी पदार्थ का अवस्था जो है वो कण से मिलकर बना हुआ है, कण से मिलकर बना हुआ है। तो कणों के बीच के दूरी को बढ़ाना या घटाना, यही तो है अवस्था में परिवर्तन। नहीं समझ में आया? अरे इतना बार तो मैंने समझा दिया, अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो फिर से शुरू से चलो यहाँ देखो मैंने बता दिया है तुम्हें, कितना अच्छा से बता दिया है कि जो पदार्थ का 3 अवस्था है वह किस चीज से बना हुआ है? कण से बना हुआ है। ठोस में भी कण है, गैस में भी, द्रव में भी कण है और गैस में भी कण है। तो यदि कणों के बीच का दूरी बहुत कम है तो ठोस है, थोड़ा ज्यादा है इसके बीच का दूरी तो द्रव है, और बहुत ज्यादा दूरी है तो क्या है? गैस है। तो बस कणों का ही खेल है बच्चों। यदि ये द्रव है, इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर दें तो क्या बनेगा? बहुत अच्छा। यदि इसके कणों के बीच की दूरी को कम कर दें और पास पास ले आए तो ये बन जाएगा ठोस। ठीक है, यानी कि पानी है तो पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब दूसरा, यदि कणों के बीच के दूरी को बढ़ा दें, यानी यहां पे मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहां पर यदि हमारे पास क्या था बच्चों, यहां पर द्रव है, इसके कणों की दूरी को थोड़ा बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा? अरे गैस बन जाएगा, हो जाएगा। तो यानी कि द्रव से ठोस में बदलना है तो कणों को पास लाना होगा, और द्रव से गैस बदलना है तो कणों को दूर करना होगा। समझ में आ गया? अब चलो और सीखते हैं। तो गैस है, गैस में कण बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर हैं। यदि इन कणों को पास में ला दिया जाए, यदि इन कणों को एकदम नजदीक नजदीक ला दिया जाए तो इससे ये बन जाएगा बच्चों, द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रव। क्या बन जाएगा? द्रव। और इसको यदि पास लाया जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ठोस बन जाएगा। अब समझ में आ रहा है तुमको? यानी कणों का ही खेल है। ठोस, द्रव और गैस जो अवस्था है ये कोई अलग चीज नहीं है, बहुत अलग सा चीज नहीं है, बस सिंपल सा चीज है कि यहाँ जो कण है, यदि पास पास में ये कण है, बहुत पास पास में है तो ठोस है, थोड़े दूर दूर है तो द्रव है, बहुत दूर दूर है तो क्या है? गैस है। तो अब इन कणों का स्थिति हम लोग कैसे बदल सकते हैं ये मैं बता रहा हूं। तो कणों का स्थिति को बदलने के लिए 2 चीज का यूज करेंगे। पहला हो गया तापमान और दूसरा हो गया दाब। तो सबसे पहले हम लोग तापमान को देख लेते हैं। तो तापमान क्या हो गया बच्चों? तापमान मतलब यदि हम लोग यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर हीट देंगे, तापमान इसका बढ़ा देंगे तो ठोस से क्या हो जाएगा? द्रव। और द्रव में तापमान देंगे तो द्रव से क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा इसका उत्तर कभी पूछेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि तापमान बढ़ाते ही कणों के बीच में
कणों के बीच में कणों का जो गतिज ऊर्जा है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो कण भागना शुरू करेंगे, और जब कण भागना शुरू कर देंगे तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अब यहां और तापमान हम लोगों ने बढ़ा दिया, द्रव में और तापमान बढ़ा दिया, तो द्रव में जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी और भागना शुरू कर जाएंगे, और द्रव से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। समझ गए तापमान का मांजरा कितना सिंपल सा है कि जैसे ही तापमान ये कण लेंगे उनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, भागना शुरू करेंगे, इस कारण से ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव, और द्रव से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। सिंपल सा बात है। उल्टा यदि अब गैस को ठंडा करेंगे तो इसकी ऊर्जा कणों की क्या होगी, कम होगी, और ऊर्जा कम जब होगी तो वो पास पास आना शुरू करेंगे और गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। द्रव में ठंडा जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो द्रव को ठंडा करने का क्या मतलब हो गया, पानी मान लो उदाहरण, तो जब पानी को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। गैस को ठंडा करने का क्या मतलब है, तो तुमने देखा है बच्चों, जब गैस होता है, जैसे कि मान लो एक पतीला है, इस तरीके से एक पतीला है, इससे पानी लेके तुम उबाल रहे हो तो वो गैस बन जाएगा, और गैस बन जाएगा। यहाँ पर एक क्या करो, कुछ प्लेट रख दो, तो ये जो गैस का बूंद है यहाँ पे दिखता है ना, वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाता है, और ठप ठप उसमें टपकना शुरू कर जाता है। यानी गैस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो बस इसको अब हम लोग को याद कर लेना है इस चार्ट को, कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में कैसे बदलता है। बस तुम्हारे यहाँ पर हो गया। चलो देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाला टॉपिक, यहाँ देखना, ये देखो, यहाँ देखना, यहाँ देखो, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और क्या है बच्चों, गैस है। यहाँ देखो जिसे मैंने बताया, यहाँ देखना, ठोस में ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बन गया, द्रव, और द्रव को गर्म करेंगे तो तो क्या बन गया, गैस बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उल्टा अब गैस को इधर लाते हैं, ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, और अब द्रव को ठंडा करेंगे, क्या बोलेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बहुत अच्छे, हो गया। बस यही तो था कि इनका जो कण है इसके बीच का दूरी बढ़ गया और बढ़ गया, यहां से कणों के बीच का दूरी घट गया और घट गया, बस बन गया हमारा एक, यहां पर इस तरीके से हमारा यहां पर अवस्था परिवर्तन का चित्र बन गया। क्या बना, ठोस अवस्था को गर्मी दिए तो द्रव, द्रव को उष्मा मतलब गर्मी दिया तो गैस बन गया, गैस को ठंडा किया, शीतलता किया तो द्रव, और द्रव को शीतल किया तो क्या बन गया, ठोस बन गया। और ये चीज अब तुम्हें जीवन भर याद रहेगा बच्चों, कभी तुम नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? तो यही था तुम्हारा तापमान का प्रभाव। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। तो दाब क्या होता है ये देखो, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब यहां पर मैंने समझाया था तुम्हें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो ऊष्मा जब दे रहे हैं तो उसका कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, जिससे वो एक भाग रहे हैं एक दूसरे से, और इस कारण से वे क्या हो रहे हैं, अवस्था उसमें परिवर्तन हो रहा है। जब वहां से ऊर्जा को निकाल दिया जा रहा है, मतलब ठंडा कर दिया जा रहा है, तो कणों का गतिज ऊर्जा कम हो रहा है। इस तरीके से गैस से किस में बदल जा रहे हैं, द्रव में, और द्रव से किस में बदल जा रहे हैं, ठोस में। तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अब चलो हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा चीज दिया हुआ है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है उस पर ठोस होगा, पानी जो क्या होगा, ठोस होगा, बर्फ कहेंगे। 25 डिग्री मतलब जो हम लोग का रूम टेम्परेचर है उस पर जल रहेगा, और 100 डिग्री पर वह क्या करने लगेगा, उबलना शुरू हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अब देखो दाब क्या है, तो दाब देखो इस तरीके से, तुम एक्सपीरियंस किए हो, तुमने दाब का एक्सपीरियंस किया है, तो तुम रोज साइकिल में तो हवा भरते हो, ऐसे हवा भरते हो ना, तो साइकिल में जब हवा भरते हो तो तुम ऊपर से जो लगाते हो बच्चों, वह क्या होता है, दाब लगाते हैं। हम लोग पिस्टन पर जो चीज लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। और दाब लगाकर हम लोग हवा
को कहाँ भर देते हैं? टायर के ट्यूब में भर देते हैं। तो वह होता है बच्चों दाब। तो यहां भी देख सकते हो, जैसे कि ये मान लो कि हवा है, हवा भी मान सकते हो, या बोलो कि ये गैस की कण है, और यहां पर ये सिलेंडर है और ये है पिस्टन। जैसा तुमने पिस्टन देखा है वही है जो तुम हवा भरते हो ना, वही बस चीज है, ये समझ लो। तो यहां से यदि तुम ऊपर से दाब लगाओगे तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा चीज है जो तुमने जाना है, पहले भी तुम समझ गए हो कि यदि यहां पर दाब लगाई जाए तो ये जो गैस की कण हैं वो क्या होंगे? आपस में पास आते जाएंगे। तो जो गैस के कण हैं वो किस में बदल गए? द्रव में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? द्रव। और दाब लगाया जाए तो ये किस में बदल सकते हैं? ठोस अवस्था में आ सकते हैं। इसका मतलब कण जब पास आते जाएगा तो द्रव में फिर ठोस में बदल सकता है। कण जब दूर जाएगा तो क्या होगा? ठोस से द्रव, और द्रव से गैस बन जाएगा। ये तुम्हें कितनी बार बता दिया, तुम्हें कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं एक ही बात को, कि यहां पर क्या है, कणों के बीच का दूरी से ही हम लोग पता करेंगे ठोस है, द्रव है कि गैस है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बात तुमको ध्यान देना है कि जब दाब हम लोग लगा रहे हैं तो यहां तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तापमान जितना है उतना ही रखना है। ऐसा नहीं कि इधर से हम लोग दबाते गए और इधर से ताप भी देते गए। तो एक तरफ से ताप दे रहे हैं तो जो कण है वो भाग रहा है, दूसरी तरफ से दबा रहे हैं तो कण जो है सो पास आ रहा है। तो एक तरफ से भाग रहा है, दूसरी तरफ से पास आ रहा है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कि तुमको 10,000 रुपया आ रहा है, तुम 10,000 रुपया उड़ा दे रहे हो। 10,000 आया, 10,000 उड़ा दिया, 10,000 आया, 10,000 उड़ा दिया, तो कोई बचत होगा? कोई फर्क दिखेगा? कोई फर्क नहीं दिखेगा। ठीक ऐसे ही यदि यहां दबा रहे हैं, दबाने का मतलब क्या हो गया? कण को पास में ला रहे हैं। और इधर से तापमान हीट करने का मतलब क्या हुआ? कणों को दूर भगा रहे हैं। तो दोनों एक ही साथ तुम कर रहे हो, एक ही साथ दोनों चीज करो। एक तरफ से उसका गतिज ऊर्जा बढ़ा दो, दूसरी तरफ से गतिज ऊर्जा कम कर दो, कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। इसलिए यदि तापमान यहां निश्चित रखा जाए तभी यहां पर यह दाब का प्रभाव तुम देख सकते हो। तो समझ गया तुमने? तो यहां पर ये जो है इसी को बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलते हैं बच्चों? संपीड्यता। तो ये जो दाब जो लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संपीड्यता बोलेंगे। तो यहां से ठोस, द्रव और गैस में एक और अंतर तुम देख सकते हो। देखो ये है ठोस, तो इसमें संपीड्यता मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। संपीड्यता इसकी क्या है? नगण्य है। यदि द्रव है कहीं तो उसको थोड़ा सा दबा सकते हो, यानी उसकी संपीड्यता है। और गैस में गैस को बहुत अच्छे से दबाया जा सकता है, यानी कि वो ज्यादा संपीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो गुण है वह क्या है? संपीड्यता। जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में तुमने सुना है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बच्चों हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस आता है, चूल्हा जलाते हो ना, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वह लिक्विड नाम क्यों है? क्योंकि वो लिक्विड होता है। तो लिक्विड कैसे होता है? अच्छा ध्यान से सुनो, सिलेंडर है वो तो लिक्विड, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तुम ऐसे गैस ऑन करोगे, लाइटर जलाओगे तो गैस हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? क्योंकि जो सिलेंडर में है बच्चों बहुत ज्यादा दाब पे भरा जाता है, तो बहुत ज्यादा दाब पर वो लिक्विड अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग खोलते हैं उसका दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए वो गैस में बदल जाता है। तो वहां पर तापमान के द्वारा उसको हम लोग लिक्विड में नहीं भरते हैं। तो अब याद रखना, तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस भरा है कि लिक्विड भरा है? हाँ बच्चों, उसमें लिक्विड भरा है, गैस नहीं भरा है। लेकिन जैसे ही नॉब खोलते हो गैस का, चूल्हा का, तो वो जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है। इस कारण से वो जो लिक्विड है उसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस तरीके से CNG नाम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तुमको दो आएगा ऑब्जेक्टिव में, CNG का फुल फॉर्म और LPG का फुल फॉर्म, तो ये तुम लिख देना। अब देखो, तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अब तुम समझ गए होगे कि तापमान और दाब दोनों के प्रभाव से कोई पदार्थ का अवस्था में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत आसान है। चलो
अब देखो, अब देखते हैं शुष्क बर्फ। बहुत बार आता है तुम्हारे एग्जाम में कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो यहाँ इसको देख सकते हो, ठोस CO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2। अब CO2, ठोस CO2 क्या है? CO2 जो दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ जो है CO2 है ना, इन्वायरमेंट में CO2 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, वह गैस अवस्था में है। अब उस गैस अवस्था में से उसको ठोस अवस्था में बदल दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ठोस CO2 और उसको बोलेंगे शुष्क बर्फ। क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ। अब जो बर्फ है बच्चों, उसको कागज पे रखोगे तो कागज क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। लेकिन जो CO2 है, ठोस CO2, उसको कागज पे रखोगे तो वो नहीं भीगता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? शुष्क बर्फ उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। तो ठोस CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। एकदम याद रख लो, ये आएगा, जरूर से जरूर आएगा, ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। तो अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो जैसा बुक में लिखा है वैसे ही मैं पढ़ा दे रहा हूं, वैसे ही लिख देना कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वह कैसे ठोस बना है? दाब के कारण। वह दाब के कारण, उस दाब पर उसको रखा गया है, जिस कारण से वह क्या था? गैस से क्या बन गया? ठोस बन गया है। तो उस ठोस CO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। उसको ठंडा नहीं हम लोगों ने किया, उसको दाब के कारण बना दिया है ठोस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अब वो शुष्क बर्फ है, जैसे ही उसको वायुमंडलीय दाब मिलेगा, जिसे इस वायुमंडल का दाब जितना उतना मिलेगा, कम दाब हो गया यानी कि, तो वह जो बर्फ है, ठोस CO2 है, वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। सीधे द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किस में बदलने लगेगा? गैस में बदलने लगेगा। इस कारण से उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं। यही तुम्हारे बुक में लिखा है, यही मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखोगे अवस्था का अंतरा रूपांतरण। अंतरा रूपांतरण मतलब ठोस से द्रव कैसे बनेगा, ये मैंने बता दिया। द्रव से गैस कैसे बनेगा, ये मैंने बता दिया। तो इसी में वर्ड से याद कर लेना है तुमको, और ये मान के चलो पूरे चैप्टर में ये इससे जरूर क्वेश्चन रहेगा। नहीं क्वेश्चन रहा तो जो बोलोगे सो मैं मान जाऊंगा। कभी भी तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इससे यदि नहीं होगा तो तुम मुझसे बात करना, कमेंट में बोलना कि सर नहीं था क्वेश्चन, आपने कैसे पढ़ाया है। जरूर रहेगा। हाँ, ये बात है कि जो सेट कर रहा है क्वेश्चन उसको भी आना चाहिए। वो पता नहीं उठपट अंक कुछ भी सेट कर देगा तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ठीक है, तो यहां पर इतना आसान है, तुम्हें तो पता ही चल गया। अब एक एक हम लोग पढ़ते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संगलन कहते हैं। ये याद रखना, ठोस से द्रव में कैसे बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संगलन। याद कर लो, द्रव से ठोस में बदलना है तो क्या करते हो? द्रव पानी को ठोस में कैसे बदलते हो? जमा के। तो जमना हो गया दोगो। चलो हटाओ। अब द्रव से गैस में बदलता है, द्रव से गैस में बदल जाता है। कैसे बदलता है? वाष्पीकरण के द्वारा बदलता है। याद है? हाँ, पहले से याद होगा तुम्हें। और गैस से द्रव कैसे बनता है? संघनन के द्वारा बनता है। जो गैस होता है, तुम जानते हो कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है ऊपर गया, ऊपर जाके संघनन हुआ, संघनन होके फिर बारिश की बूंदों के रूप में बरसा। याद है? संघनन। तो वही हो गया संघनन। ये याद हो गया। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये जो मैंने बताया यहां पे, ये क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। यदि सही सेट हुआ क्वेश्चन तुम्हारा तो ये जरूर रहेगा कि ठोस है उससे सीधे गैस में बदल जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में नेप्थलीन का गोली रहेगा, फिनाइल का गोली, तो फिनाइल का गोली रखा रखा उड़ जाता है, देखे हो कभी? ठीक है, तो इस तरीके से वह ठोस था, ठोस से क्या हो गया? सीधे गैस में बदल गया। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से भी ठोस बदल जाएगा। जैसे अभी CO2 को देखा था आप लोगों ने कि CO2 से सीधे ठोस बदल गया और ठोस से सीधे CO2 गैस बदल गया, तो वह क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन।
तो ये तुमको एकदम याद रखना, इससे जरूर एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको एकदम तुमको भूलना नहीं है। तो तीनों अवस्थाओं के पदार्थ का अंतराल रूपांतरण तुमने यहां पर पढ़ लिया। अब आ गया बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वाष्पीकरण क्या होता है, यहां पर यह समझना है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कोई द्रव है, यहां पर द्रव रखा गया है बच्चों, जैसे मान लो कि तुम यहाँ कपड़ा को क्या करते हो, धो करके और उसको यहीं पर इसे टांग देते हो। फैन चल रहा है तो तुम देखोगे कि वो जो कपड़ा है वो सूख गया रात भर में। रात में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। रात भर उसको छोड़ दिया तो तुमने क्या देखा कि वह सूख गया। तो वहां पर जो पानी था बच्चों, वह पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि खौल गया पानी और खौल के उड़ गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि वह वाष्पीकृत हो गया है। अब देखना, अब एक तुम पतीला में पानी भर के रखे हो, अब उसको तुमको उड़ाना है तो कैसे उड़ाओगे, तो तुम क्या करोगे, उसको गैस पे रख दोगे, गैस पे आंच दोगे तो वो उबलेगा, पानी उबलेगा तो गैस बनेगा और गैस बनेगा, धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा। ठीक है, एक वह प्रक्रिया है। उसमें क्वथनांक हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, उबल रहा है। क्वथनांक पर आया और उबलना शुरू हुआ, उबलने के बाद पानी जो है वाष्प में बदला और उड़ गया। लेकिन एक जो चीज हो रहा है उसमें पानी अपने अपने क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो यहां वही बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण क्या हो गया, क्वथनांक से कम तापमान पर। इसको याद करो, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें, किसका परिभाषा लिखिए, तो लिखना क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसको एकदम याद कर लो। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कुछ चीज यहां देख सकते हो। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अब यहां देखना, द्रवों में जो सतह होता है बच्चों, ये देखो, जैसे कि पानी, यहां पर एक ये पानी हो गया एक ग्लास में, तो इसका ऊपर का जो सतह है, यहां देख लो, ऊपर का जो ये सतह हो गया, यह एक थाली हो गया, इसमें से पानी रख दिया तो ये ऊपर का सतह हो गया। ठीक है, जो एकदम ऊपर का जो लेयर है वही क्या हो गया, ऊपर का सतह हो गया। तो ऊपर के सतह में स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। तो जो वाष्पीकरण होता है वह सरफेस फेनोमेना है बच्चों, सरफेस पर हो रहा है, नीचे से नहीं वाष्पीकृत हो रहा है, यहां से वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है यहां पर ऊपर में। यही कारण है कि ये जो ऊपर वाला सरफेस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। जैसे एक पानी को ग्लास में रखेंगे और उसी पानी को एक बड़ा सा थाली में रखेंगे, तो तुम बताओ किसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा, तो बड़ा सा थाली में वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, जबकि गिलास में वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाष्पीकरण वह एक सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे सतही प्रक्रिया, सतह वाला प्रक्रिया है, एकदम ऊपर हो रहा, वाष्पीकृत नीचे से नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर हो रहा है। इस सतही प्रक्रिया होने के कारण यदि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ऐसा उत्तर तुम एग्जाम में लिख सकते हो। चलो यहां देखते हैं हम लोग। तो यहां देख सकते हो, यहां पर थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, उसको इस बात इसको पढ़ा रहा हूं। यहां देखना, यहां पर तुमको वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले सतह का क्षेत्रफल है बच्चों। सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्रफल घट जाएगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। ऐसे तुम एग्जाम में लिख देना। तापमान में वृद्धि, गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और बरसात के दिनों में, ठंडे के दिनों में या बरसात के दिनों में वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तापमान गर्मी में ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। बड़ा सिंपल सा है। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता का मतलब हो गया वायुमंडल में जलवाष्प के कण है, यहां भी जलवाष्प के कण है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, यहां भी क्या है, जलवाष्प के कण है। तो तुमको पता करना है कि अरे मुझे पता करना है, सर ने तो बड़ा झूठ बोल दिया है मुझसे कि ये जलवाष्प के कण है यहाँ पर, सर जरूर झूठ बोलते हैं। चलो मैं पता करता हूं। कैसे पता करोगे, मैं बता दूं कैसे पता करोगे। देखो कैसे पता करना, तुम्हारे घरों में
फ्रिज है, फ्रिज में बोतल में पानी रखा हुआ है, ठीक है। फ्रिज में बोतल में क्या रखा हुआ है, तुम्हारे घरों में पानी रखा हुआ है, एकदम ठंडा पानी लाना, एकदम ठंडा पानी, या इसमें बर्फ जमा हो तो और अच्छा है। और पूरा एकदम ये बंद होना चाहिए, ढक्कन क्या होना चाहिए इसका, बंद होना चाहिए। प्लास्टिक का बोतल होना चाहिए या कोई भी बोतल है जिसमें पानी एकदम ठंडा ठंडा है। तो तुम जब निकाल के लाओगे बोतल को, तो जब बोतल को निकाल के लाओगे तो उसके चारों ओर पानी है कि नहीं है, नहीं है बच्चों। लेकिन उसको थोड़ा देर रूम में रख देना, तो रूम में जैसे ही रखोगे तो देखोगे कि इसके चारों ओर पानी आ गया है। ऐसा तुम करके देखना, उसके चारों ओर पानी आ गया है। तो पहले बहुत सारे लोग, जब मैं भी छोटा था तो हम लोग सोचते थे क्या कि इसमें बोतल में क्या है, छेद है, छोटा छोटा छेद है, उसी से पानी निकल के चारों ओर आ जा रहा है। इससे बहुत बहस भी होता था कि बोतल में क्या है, छेद है, तभी इसके चारों ओर पानी दिखता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि जैसे ही ये पानी का बोतल हम लोगों ने यहां पे रख दिया, देखो यही है बोतल, पानी का बोतल यहां रखा, तो बोतल के चारों ओर ये जो वायुमंडल है इसमें भी पानी के कण हैं, जलवाष्प के कण हैं। तो ये जो जलवाष्प के कण हैं वे ठंडा होते ही वो द्रव में बदलना शुरू कर जाते हैं। किसमें बदलना शुरू कर जाते हैं, द्रव में। तो जब ये द्रव में बदलना शुरू कर जाते हैं तो वही द्रव यहां पर तुमको देखने को मिलता है। कितने बच्चे लोगों ने समझ लिया? यदि समझ लिया तो कमेंट में जरूर बताना कि तुमने ये प्रयोग किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यही बता रहा है बच्चों यहाँ पे कि यदि बरसात का दिन है तो यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो उसमें वाष्पीकरण कम होगा। गर्मी के दिनों में आर्द्रता कम है तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। समझ गए? नया, वायु की गति के कारण तुमने देखा है नदी में जब तुम कभी नहाने गए होगे तो क्या करते हो, एक बच्चा उधर कपड़ा पकड़ता है, एक बच्चा उधर कपड़ा पकड़ता है, उसको दौड़ने लगते हैं। और जब दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? उस कपड़े को सुखाने के लिए दौड़ते हैं। तो देखो एक वह कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। या फिर तुम्हारे घर में मतलब मान लो कि बरसात का सीजन है, बाहर में बारिश हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, कपड़े को धो करके घर में रख दोगे और फैन को चला दोगे। तो फैन को चला दोगे, क्यों चला दोगे? जिससे कि क्या होगा, तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। तो कैसे कपड़ा सूखता है? वाष्पीकरण के कारण सूखता है। ये तो तुम्हें पता है ना कि कपड़े में जो पानी के कण है वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो तेज कपड़ा सुखाना है तो तेज हवा चला दो, कम कपड़ा सुखाना है तो कम हवा चला दो। इस तरीके से जो हवा का स्पीड है, जो वायु का गति है, वह भी क्या करता है, वह भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। यदि गति ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, गति कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया होगा पूरा अच्छा से? बहुत अच्छा बच्चों। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट याद कर लेना है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से, तापमान में वृद्धि करने से या घटाने से, आर्द्रता की कमी या अधिकता, वायु की गति में वृद्धि या कमी, ये क्या करेगा, ये जो है सो किसको प्रभावित करेगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। ठीक है, चलो इस तरीके से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये क्या हो गए बच्चों, कारक हो गए। अब यहां से वाष्पीकरण से ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि यहाँ पर जो घड़े में पानी रखा हुआ है वह गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों होता है, ये पहला क्वेश्चन। इसके उत्तर में तुमको बताना है कि ये जो घड़ा है इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके कारण से इसका जो सतह है इसमें वाष्पीकरण हो रहा होता है। और वाष्पीकरण क्या पैदा करता है बच्चों, शीतलता पैदा करता है। वाष्पीकरण क्या करता है, शीतलता पैदा करता है, क्योंकि अगल बगल के गर्मी को वो सोख लेता है। तो इस कारण से घड़े का जो पानी है वह क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। वाष्पीकरण के कारण क्या होगा कि यहां पर शीतलता उत्पन्न होगा। कैसे, मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया कि जो घड़ा है उसमें सूक्ष्म छिद्र होंगे और उन सूक्ष्म छिद्रों से पानी वाष्पीकृत होगा जिससे शीतलता उत्पन्न होगा और घड़े का पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। अब नेक्स्ट देख सकते हो बच्चों, ये तुम्हारे घर में नेल पॉलिश होगा, जरूर होगा, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर होगा।
तो उसको यदि हथेली पे रखोगे बच्चों तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो आखिर ये ठंडा ठंडा कैसे लगता है? तो इसका उत्तर क्या है? वाष्पीकरण के कारण। तो तुम जैसे ही एसीटोन को अपने हाथों में डालोगे या फिर नेल पॉलिश को अपने हाथों में डालोगे, वह क्या होता है, इस हथेली का ही गर्मी को अवशोषित करके वाष्पीकरण उसका होने लगता है। तो जब हथेली का ही गर्मी को अवशोषित कर लेगा, वाष्पीकरण होगा, तो गर्मी को अवशोषित करके उड़ा दिया तो तुमको ठंडा ही तो लगेगा, तो तुमको बड़ा ठंडा ठंडा वहां पर लगेगा। इस तरीके से हथेली पर इत्र हो गया, एसीटोन हो गया, पेट्रोल गिरने से ठंडक महसूस क्यों होती है? क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण होता है। इसी प्रकार से देखोगे कि गर्मियों में कूलर तो ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो है सो कपड़ा कैसा पहनते हैं गर्मियों में, या पहनना चाहिए तो गर्मियों में हम लोग को सूती वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र में बच्चों क्या होता है, सूती वस्त्र में वाष्पीकरण आसानी से हो पाएगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के कारण गर्मी को वो सोख के उड़ा देगा, जिससे कि हमें ठंडक का महसूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी तुम कर सकते हो। तो बच्चों अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ लेने हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे तुमने पानी को लिया, मान लो कि कोई पतीला में पानी को लिया, गैस पे चढ़ा दिया, अरे जैसे ही चढ़ाया वो उबलना शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। देखो पानी गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, उसके बाद एक खास टेम्परेचर आएगा, खास टेम्परेचर आएगा। तो यदि तुम वहां पर मान लो कि थर्मोमीटर इस तरीके से लगा दिए हो, तुमने थर्मोमीटर को लगा दिया है इस तरीके से, और तुम देखना चाहते हो कि कब उबलेगा, तो देखोगे तुम यहां पर मान लो कि इस थर्मामीटर में, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा बच्चों, तो यहां पर मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस तुमको दिख रहा है, तो क्या ये पानी उबलना शुरू हुआ? नहीं हुआ। चलो 45 डिग्री है, तो क्या उबलना शुरू हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे यहां पर हीट देते जाओगे, और जैसे ही ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ये क्या होगा? उबलना शुरू हो जाता है बच्चों। तो यहां पर तुम देखोगे कि एक खास तापमान पर ये उबलना शुरू होता है, और उसी तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट वह बिंदु, वह पॉइंट जहां पर वो उबलना शुरू हो जाएगा, उसके पहले नहीं शुरू होगा। देखो 99 पर था तो एकदम शांत रहेगा, 98 पर है तो शांत रहेगा, 99 पर शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही 100 हो गया खट 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 करना शुरू हो जाएगा, मतलब ये खौलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक क्या हो गया बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको 373 के कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो ये केल्विन है या फिर डिग्री सेल्सियस क्या है, ये हम लोग इसको मापते हैं इसी में। तो केल्विन क्या है बच्चों? केल्विन में हम लोग तापमान को मापते हैं, ऐसा ही मात्रक है इसका। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला भी होता है K(C)273, पॉइंट कुछ होगा, पॉइंट भूल जाओ, तो बस ये देख लो कि K बराबर C+273, यानी कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग बना देंगे। पॉइंट भी कुछ आता है तो वो नहीं, सिंपल हम लोग बनाते हैं, तो याद रखो इस फॉर्मूले को। तो एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो तुम्हारा फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, तो उसको तुम फिर बदल सकते हो। अब देखो गलनांक क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट हो गया। देखो 0.16 लिख रहा है तो 273 ही हम लोग मानते हैं। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनना शुरू हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या गलनांक बोलेंगे। अब गुप्त उष्मा क्या है यह समझना बच्चों। गुप्त उष्मा का मतलब हो गया छुपा हुआ उष्मा। ठीक है, तो अब देखना, अब यहां पर मान लो कि यहां पर हमारा बर्फ है बच्चों। क्या है बताओ? बर्फ है। बर्फ को ले लिया कंटेनर में और उसको हम यहां क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यह जो उष्मा बर्फ को मिल रहा है, ठीक है, वह क्या कर रहा है? इसको दो प्रकार से, मान लो कि इस बर्फ को क्या करना है? खौलना है। क्या करना है? खौलना है। तो इस बर्फ को खौलने के लिए कितने प्रकार की उष्मा चाहिए? दो प्रकार की उष्मा चाहिए। पहला उष्मा हो गया बर्फ को
को द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, यानी पानी में बदलने के लिए, और दूसरा जब द्रव में बदल जाएगा तब तो वो खोलेगा, यानी कि द्रव को उबलने के लिए। ध्यान से देखो, यदि ये पानी रहता, क्या रहता, द्रव रहता, ये रहता द्रव तुम्हारा, तो द्रव में ऊष्मा दिया गया, ठीक है, द्रव में क्या दिया गया, ऊष्मा दिया गया, तो जो ऊष्मा इसमें मिला उसको द्रव में मिला और वो क्या करेगा, खौलना शुरू होगा। जैसे कि मान लो जूल में हम लोग ऊष्मा को मेजर करते हैं, तो मान लो कि इसमें 10 जूल का ऊष्मा चाहिए। कितना जूल का ऊष्मा चाहिए, 10 जूल का ऊष्मा द्रव में देंगे तो वो क्या करेगा, खौलना शुरू हो जाएगा। मान लो, फिर से नहीं समझ में आ रहा है, समझो ध्यान से, कि पानी लिया है, उसको खौलाना है, तो उसमें हीट देंगे, हम ऊष्मा देंगे, तो मान लो द्रव है, उसमें उसको खौलाने के लिए 10 जूल का ऊष्मा लगता है। कितना ऊष्मा लगता है, 10 जूल का। तो क्या बर्फ को उबालने के लिए 10 जूल में वो उबलने लगेगा, नहीं उबलेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा और ऊष्मा चाहिए। थोड़ा और ऊष्मा क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो बर्फ को पानी में बदलना होगा, द्रव में बदलना होगा, और फिर द्रव को गैस में वाष्प बदलना होगा, यानी कि उबलना शुरू होगा। उसके लिए उतना टेम्परेचर चाहिए, यानी कि द्रव को उबलने के लिए मान लो 10 जूल चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में बर्फ को द्रव में बदलने के लिए भी तो ऊष्मा चाहिए, और ये मान लो कि है 5 जूल। समझ में आ गया? तो यानी कि बर्फ को तुमको उबालना है तो 15 जूल चाहिए, और द्रव को सिर्फ उबालना है तो 10 जूल चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5 जूल ऊष्मा है बच्चों, वो दिखता नहीं है, वो छुपा हुआ ऊष्मा है, मतलब वो दिख नहीं रहा है तुमको। तो तुमको लगेगा इसको 10 जूल दिए नहीं खोल रहा है, इसको 10 जूल दिए खोलना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ऊष्मा जो है किस चीज में बदल जा रहा है, किस चीज में यूज हो रहा है, इसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए भी कुछ ऊष्मा चाहिए, और उसी ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठोस से द्रव में बदलने के लिए भी तो ऊष्मा चाहिए कि वो तुरंत वो उबलना शुरू हो जाएगा, नहीं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी यदि बर्फ को तुमको उबालना, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, ऐसा 15 जूल लगता नहीं है कि बर्फ को उबालना है तो 15 जूल लगेगा, और पानी को उबालना है तो 10 जूल लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ को पानी में बदलने के लिए भी ऊष्मा चाहिए था, 5 जूल लग गया उसमें, दिख नहीं रहा है लेकिन लग गया 5 जूल, और इसी को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। एकदम ध्यान से सीखो, मैंने कितना अच्छा तुम्हें बताया। तो यहां देखना, गुप्त ऊष्मा क्या हो गया, लैटेंट हीट मतलब छिपा हुआ। जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। यानी कि पदार्थ की अवस्था को बदलने में भी कुछ ऊष्मा वहां पर चाहिए। सिर्फ ऐसा मत समझो कि पदार्थ जो बर्फ को डाल दिया वो खौलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवस्था में परिवर्तन के लिए भी तो ऊष्मा चाहिए। ऐसे पदार्थ द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के कारण वहां ऊष्मा ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ऊष्मा ज्यादा चाहिए, जो दिख नहीं रही है ऊष्मा ज्यादा चाहिए, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो यहां नया देखो, गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा। अब ये सब तुमको क्या करना है, याद करना है, याद करना है बहुत अच्छे से। ये एग्जाम में तुमको आ जाएगा डेफिनेशन, और डेफिनेशन को याद करोगे तो मैं बता रहा हूं, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो कैसे कैसे लिखना है, याद कर लो। पहला, वायुमंडलीय दाब पर, पहला याद करना होगा वर्ड वायुमंडलीय दाब। हो गया, चलो हटाओ। 1 केजी ठोस, दूसरा वर्ड क्या करना है, 1 केजी ठोस, दो चीज याद करना है। तीसरा, उसके गलनांक पर, तीसरा हो गया उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए
क्या हो गया चौथा वर्ड, द्रव में बदलने के लिए जितना उष्मा चाहिए, जितना उष्मा चाहिए उससे उसको संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैं पूछ रहा हूं, तुम बताना किस चीज पर, उसके गलनांक पर, किस चीज पर, उसके गलनांक पर। गलनांक का मतलब क्या हो गया, ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से क्या बदलना, द्रव में बदलना। तो उसके द्रवनांक पर, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा चाहिए, किसको चाहिए, तो 1 केजी ठोस को चाहिए। कितना ठोस है, तो 1 केजी है। किस दाब पर, तो 1 वायुमंडलीय दाब पर। किस दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। कितना ठोस है, 1 केजी ठोस है। ठोस को क्या बदलना है, ठोस को द्रव बदलना है। किस चीज पर, उसके गलनांक पर क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। हो गया, इतना आसान है। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी वैसे ही करेंगे। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, देखना वायुमंडलीय दाब पर कितना केजी द्रव है, 1 केजी द्रव है। क्या बनाना है, वाष्प बनाना है। क्या बनाना है, वाष्प बनाना है। किस पर, उसके क्वथनांक पर। क्या चाहिए, उसका उष्मा चाहिए। उसे क्या कहते हैं, उसका वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, 1 केजी ठोस, 1 केजी ठोस को, यहां 1 केजी द्रव को ना, क्योंकि वाष्प में बदलना है, द्रव को वाष्प में बदलना है। 1 केजी द्रव को क्या करना है, वाष्पीकृत करना है। किस चीज पर करना है, क्वथनांक पे करना है। क्या चाहिए, उष्मीय ऊर्जा चाहिए, उष्मा चाहिए। उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, यही कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को वाष्पीकृत करने के लिए किस चीज में, उसके क्वथनांक पर क्या चाहिए, अरे भैया उष्मा चाहिए। उस उष्मा को क्या कहेंगे, उस उष्मा को कहेंगे, बोलो जरा, बोलो, यही वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे। हो गया, अरे खत्म हो गया चैप्टर बच्चों। तो बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़ते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, वे वही जाने क्यों नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। बच्चों वीडियो को शेयर करो। 9th क्लास के बहुत कम वीडियोस मैं बना रहा हूं क्योंकि वीडियोस ज़्यादा बच्चा नहीं देख पा रहे 9th क्लास के, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े, ये कोशिश करो। लाइक कर देना वीडियो को। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।